हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप पी यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जिसका कि ये 18th वीडियो है। ये प्रश्नकाल सीरीज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, यदि आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं और इसके रिविजन सीरीज को भी फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 40 क्वेश्चन कम से कम सही करके आएंगे, यदि 2 से 3 बार आप रिवाइज के साथ देख लेते हैं। ध्यान में रिवीजन रखना जरूरी है, ठीक है। तो आप देखते रहिए, पूरे कंप्लीट सीरीज को फॉलो कीजिए। जैसा स्टार्टिंग में आपका जोश है, एंड तक रखिए, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो उसका आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। इंग्लिश में बोले तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखता है और आगे फ्यूचर में आपको यदि फार्मेसी करना है तो फार्मेसी में ये सेक्टर बहुत ब्रॉड में पढ़ाया जाता है, काफी डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। वीडियो का लाइक टारगेट है 60। जैसे ही 60 लाइक टारगेट खत्म होगा, मतलब कंप्लीट होगा, आपको इसका पार्ट 3 मिलेगा। ये चैप्टर काफी लंबा है, इसका पार्ट 3 भी आएगा, तो फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए नया टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी नाम से बनाया गया है। आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे उदित एकेडमी सर्च करना है, फिर वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपको क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, जो भी, जैसे आज का ये क्लास है तो ये क्लास का नोट्स आपको मिल जाएगा किस पे? उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल, उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। और क्लासेस के नोटिफिकेशन भी यहीं पे मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कई तरह के एंटीबॉडीज होते हैं, जिसको हम लोग पिछले क्लास में भी बताया था मैंने, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है। एंटीबॉडी को और क्या बोला जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन बोलने के कारण इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आईजी कहते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी कई तरह के पाए जाते हैं, जिसका कि एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इस तरीके से शॉर्टकट में लोग बोलते हैं, IgA, IgG, IgM, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन को ही एंटीबॉडी बोला जाता है और इम्यूनोग्लोबुलिन के अलग अलग तरीके के टाइप होते हैं और अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन अलग अलग काम में पार्टिसिपेट करता है। जैसा कि आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है। मतलब क्या है कि जब आपको किसी चीज़ का एलर्जी होता है तो आपके शरीर में सबसे पहला जो एंटीबॉडी बनता है वो कौन सा बनता है? तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। कौन सा है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे कि कोई भी एलर्जेन पार्टिकल है, एलर्जेन उसको कहते हैं जिससे आपको एलर्जी हो। जैसे कि धूल, धूल कण क्या है? किसी को धूल से एलर्जी होता है, तो वो जैसे कि कोई भी है, फूल का एंथर, मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, कोई पैथोजेन है जिससे आपको एलर्जी है, तो वो जैसे ही आएगा तो हमारे मास्ट सेल में एक तरीके का कोशिका पाया जाता है, जिसको हम लोग मास्ट कोशिका कहते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई बन जाता है। क्या, कौन सा एंटीबॉडी बनता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। और फिर वो मास्ट कोशिका क्या करता है? हिस्टामिन रिलीज करता है। और हिस्टामिन रिलीज करने पे क्या बना, वो क्या करता है? फिर उस एलर्जेन को खत्म कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो आपको मेनली याद क्या रखना है, इतना लंबा प्रोसेस आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको बस समझाने के लिए मैंने बोला। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि वो कौन सा एंटीबॉडी है जो एलर्जी में मतलब पार्टिसिपेट करता है, तो एलर्जी में काम आता है, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है। ई से आपको ध्यान रखना है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई है और वो एलर्जी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार है। कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी कई टाइप के होते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी को ही इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है और आपने देखा कि इम्यूनोग्लोबुलिन काफ़ी टाइप्स के होते हैं। तो वही बोल रहा है कि कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम किसको कहते हैं अब? तो कोलेस्ट्रम कहते हैं जब माँ का जो पहला, माँ का स्तन का दूध, माँ का दूध को हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। माँ का पहला दूध, जब माँ बच्चे को डिलीवर करती है तो उसका जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। तो उसी कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो वह है एंटीबॉडी ए। कौन सा एंटीबॉडी? एंटीबॉडी ए पाया जाता है।
समझ रहे हैं? देखिए, माँ के कोलेस्ट्रम में और भी काफ़ी एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा पाया जाता है? तो एंटीबॉडी ए पाया जाता है। तो क्या आप क्लियर हो गए कि एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन को ही कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी शॉर्टकट में बोला जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन का काफ़ी टाइप होता है, जैसे कि उसमें फेमस टाइप है ए और ई। आपको इसी दोनों के बारे में पढ़ना है। जैसे ये देखिए, किसके बारे में? IgA और IgE। IgE क्या करता है? एलर्जी में काम देता है। एलर्जी होता है तो एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, ठीक है, माँ के दूध में पाया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टेक 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू। हेलो, चलिए, थोड़ा सिस्टम में गड़बड़ी हो गया था, इसके लिए सॉरी, थोड़ा वर्क करने नहीं लगा था। अब ठीक है, अब कंटिन्यू हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है, कोई भी एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबुलिन है, चाहे किसी भी टाइप का हो, वो रासायनिक रूप से आखिर क्या होता है? तो वो प्रोटीन ही होता है, ठीक है, रासायनिक रूप से प्रोटीन ही होता है, चाहे वो कोई भी एंटीबॉडी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? समझ रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? इसका मतलब हुआ कि वैसा रोग का प्रतिरोधकता जो कि कोशिका के द्वारा संवाहित होती है, वो किसके कारण होता है? उसमें उसका मतलब कोशिका द्वारा संवाहित रोग का प्रतिरोधी क्षमता किसके कारण होता है? तो टी लिम्फोसाइट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? टी लिम्फोसाइट। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। तो उसमें जो टी लिम्फोसाइट है उसका काम क्या है? कोशिका संवाहित रोग जो है उसके लिए जो प्रतिरोधी जनरेट करता है, प्रतिरोधी को उत्पन्न करता है, तो वो है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे फीवर किससे होता है? जैसा आपने सुना होगा कि नॉर्मली किसी किसी को फीवर होता है। हे फीवर का लक्षण है जैसे आंख में लालीपन का आना, थोड़ा सा सर्दी टाइप का जुकाम हो जाना, थोड़ा दूसरे टाइप का लगने लगना, हल्का हल्का फीवर होता है। वो किसके कारण होता है? तो वो एलर्जी के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण। जैसे आपको किसी चीज़ से परेशानी है यानी एलर्जी है, तो आपको क्या होगा? हे फीवर देखने को मिलता है। जैसे कि फूलों का, जैसे कि फूल है तो फूल का जो कोई भी फ्लावर है उसका पॉलन ग्रेन, क्या? पॉलन ग्रेन, वो एलर्जी, किसी किसी के लिए एलर्जिक होता है, उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको सीधा सीधी याद रखना है कि हे फीवर जो होता है वो किसके कारण होता है? एलर्जिक रिएक्शन है। देखिए लिखा है ना, एलर्जिक रेमिट्स किसके कारण होता है? हे फीवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट कोशिका स्रावित करती है। तो सबसे पहले आपको सबसे पहला स्लाइड पे चलना है। पहला स्लाइड क्या था क्वेश्चन? कि एलर्जी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब कौन सा एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करता था? तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई। किससे, किस में जुड़ के? मास्ट सेल में ही तो जुड़ के। और वो मास्ट सेल क्या बनाता है? हिस्टामिन। और वो हिस्टामिन फिर क्या करता है? उस डस्ट पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसका यही क्वेश्चन है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि वही जो मास्ट कोशिका है, यानी ये जो कोशिका है मास्ट कोशिका, ये क्या स्रावित करती है? तो हिस्टामिन स्रावित करती है। यहाँ पे 9 शायद छूट गया है, तो आपको ध्यान रखना है। हिस्टामिन क्या स्रावित करती है? हिस्टामिन स्रावित करती है, ठीक है। हिस्टामिन एक तरीके का रसायन है जो कि बाहर के पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करता है, यानी उसको मारता है। तो मास्ट कोशिका क्या स्रावित करती है? हिस्टामिन स्रावित करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है। मैक्सिमम बच्चे थाइमस मार देते हैं, लेकिन मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए आपका ये बोन मैरो है, ये क्या है? बोन मैरो है, बड़ी हड्डी, ठीक है। जैसे कि आपके शरीर का हाथ का हड्डी, पैर का हड्डी, ये बड़ा बड़ा हड्डी हुआ, उसको बोन मैरो बोला जाता है। उसके अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको बोन मैरो बोला जाता है, ठीक है। वहीं पे क्या आता है? हीमोब्लास्टिक नाम का सेल पाया जाता है, यानी खून बनाने वाली कोशिका। क्या
क्या बनाने वाली कोशिका? खून बनाने वाली कोशिका। ठीक है, यहीं पे आरबीसी बनता है, यहीं पे कुछ कुछ डब्ल्यूबीसीज भी बनते हैं, कुछ कुछ, सारे डब्ल्यूबीसी यहाँ नहीं बनते हैं। ठीक है, लेकिन सारा आरबीसी कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में। आपको मैं क्लियर करके समझाता हूँ, आराम से ये कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पूछेगा कि बोन मैरो, ये आपका बोन मैरो समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ डब्ल्यूबीसी बनते हैं, जैसे कि कौन कौन से? बी सेल एंड टी सेल। कौन कौन से? बी सेल एंड टी सेल, जिसको क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, या इसका कॉन्सेप्ट ये है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। लेकिन जब टी लिम्फोसाइट जो है ये जब उत्पन्न होता है तो ये मैच्योर होकर के कहाँ चला जाता है? थाइमस में। तो इसी कारण से इसको टी लिम्फोसाइट बोला जाता है। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में, लेकिन जब ये मैच्योर होकर के कहाँ चला जाता है? मैच्योर होता है तो कहाँ चला जाता है? थाइमस में। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछेंगे कि टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न कहाँ होता है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में, और वो मैच्योर होकर के, परिपक्व होकर कहाँ चला जाता है? तो थाइमस में चला जाता है, लेकिन बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही रह जाता है। तो निष्कर्ष यही निकला, आपको सब चीज़ समझा दें कि क्या निष्कर्ष निकला कि आपका जो चाहे बी सेल बोले चाहे टी सेल बोले, आपका वो बनेगा कहाँ? बोन मैरो में ही। लेकिन हाँ, अगर बोल दे कि टी सेल मैच्योर होकर कहाँ चला जाता है, तो वो थाइमस में चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, चाहे आरबीसी बोल दे कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। चाहे बी लिम्फोसाइट बोल दे कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, तीनों चीज अस्थि मज्जा में ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? प्रतिरक्षी जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो प्लाज्मा कोशिका के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी प्लाज्मल सेल। आपको पता है ना, रक्त को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक क्या होता है? प्लाज्मा, और एक होता है ब्लड कॉर्पुजल्स। तो वो जो एंटीबॉडी जो बनता है वो किससे बनता है? प्लाज्मा कोशिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में निम्नलिखित में किसे एचआईवी का फैक्ट्री कहा जाता है? देखिए एचआईवी क्या है? एचआईवी है वैसा वो वायरस जो कि एड्स का इसी कारण से होता है। एड्स वायरस, एड्स जो बीमारी है वो किस वायरस के कारण होता है? तो एचआईवी के कारण होता है। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचआईवी वायरस के कारण ही क्या होता है? एड्स होता है। और एड्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको कहीं लिख के रखना है, लिख के रख लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्लियर करके समझाते हैं। देखिए एचआईवी क्या है? एचआईवी एक वायरस है जिसके कारण क्या होता है? एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। तो उस एचआईवी का फैक्ट्री हमारे शरीर में किसको बोला जाता है? तो मैक्रोफेजेस को बोला जाता है। क्या करता है? मैक्रोफेजेस को। एचआईवी फैक्ट्री किसको कहते हैं? मैक्रोफेजेस को कहते हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस में ही एचआईवी का रिजर्वॉयर होता है। अब रिजर्वॉयर क्या होता है आपको उतना डिटेल में नहीं समझना है, वैसे तो मैं समझा सकता हूँ क्योंकि, लेकिन छोड़िए, उतना आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा उतना डिटेल में। जो आएगा वो आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, स्मार्ट स्टडी सीख कहते हैं। ठीक है, एचआईवी फैक्ट्री क्या होता है? मैक्रोफेजेस को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक वशिका अंग है? याद रखिए, प्राथमिक वशिका अंग दो चीज को बोला जाता है। किसको किसको? अस्थि मज्जा व थाइमस। अस्थि मज्जा ये हो गया बोन मैरो, जैसे ये लंबी हड्डी, हाथ वाली हड्डी देख रहे होंगे, इसको उसमें अंदर खाली स्पेस है तो उसको बोन मैरो कह दिए, वो बोन मैरो। और यहाँ पे बीच में थाइमस पाया जाता है। थाइमस एक तरीके का ग्रंथि है, वो थाइमस और बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा और थाइमस को प्राथमिक वशिका अंग कहा जाता है। क्या बोलना चाह रहे हैं? आपको क्लियर से सुनिए ध्यान से कि प्राथमिक वशिका अंग क्या है? क्वेश्चन, प्राथमिक वशिका अंग। क्वेश्चन ध्यान से, प्राथमिक वशिका अंग किसको किसको कहते हैं? तो बोन मैरो को और साथ ही साथ थाइमस को। ये दोनों चीज मिलाकर के क्या कहा जाता है? प्राथमिक वशिका अंग। क्या आप क्लियर हैं? देखिए एक क्वेश्चन था थाइमस से रिलेटेड कि टी लिम्फोसाइट, यहाँ जो टी लिम्फोसाइट है वो कहाँ मैच्योर होके चला जाता है? तो थाइमस में ही तो जाता है। तो यही तो थाइमस है ना, यही है आपका थाइमस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है,
पहले तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले आप समझिए प्लासेंटा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी अपरा को पार कर सकता है? अब अपरा शब्द क्या है? अपरा उसी को कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा क्या होता है? तो जैसे ये यूट्रस है, ये क्या है? यूट्रस है, गर्भाशय है जिसमें बच्चा है, और यहाँ पे जो थैली होता है जिसके अंदर बच्चा होता है, उस थैली को क्या कहते हैं? प्लासेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लासेंटा। और प्लासेंटा के द्वारा ही बच्चा क्या होता है? बच्चे से बच्चा और प्लासेंटा के बीच जो नली होता है उसको क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे आपको क्लियर मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये बच्चा है, ठीक है, ये क्या है? बच्चा है, और ये क्या है? प्लासेंटा है। उसको जोड़ने के लिए देखिए एक नली बना हुआ है, ये नली। तो ये नली आपको क्लियर मिटा के दिखाता हूँ। ये जो नली है वो नली क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। और यही अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे का मल पदार्थ, चाहे मल हो, मूत्र हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, सब चीज़ आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। ठीक है, इसी को हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, जिसमें बच्चे का एक तरीके से बच्चे का थैली, जिसमें बच्चा बना होता है। बच्चा मतलब 9 महीने तक माँ के कोख में रहता है, उसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। और प्लासेंटा को हिंदी में क्या कहते हैं? अपरा। क्या कहते हैं? अपरा। तो कहता है, अब आपका एंटीबॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा एंटीबॉडी अपरा को भी पार कर सकता है? तो अपरा को पार करने वाला एंटीबॉडी, अपरा को पार करने वाला एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। आपको एक बार सारे क्या कहते हैं एंटीबॉडी के बारे में मैं समझा देता हूँ, एक सेकेंड। आपको ये ध्यान देना है, क्या क्या, मेरे साथ रिवाइज कीजिए आप। इसको मैं क्लियर करता हूँ, एक सेकेंड। ये क्लियर हो गया ना? अब क्लियर करने के बाद मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए, आपको कौन कौन से के बारे में याद रखना है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए किस में पाया जाता है? कोलेस्ट्रम में। कोलेस्ट्रम क्या होता है? माँ का पहला दूध, उसको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई, एंटीबॉडी ई, वो क्या काम करता है? एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जब कोई एलर्जेंस हमारे बॉडी में पहुंचता है तो उसमें कौन सा काम करता है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी ई, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। और है इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में पढ़ना कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या है? हमारे अपरा को पार कर सकता है, यानी प्लासेंटा को पार कर सकता है। तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो यही 3 आएगा, क्योंकि यही 3 आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन ई किस में पाया जाता है? कोलेस्ट्रम में। इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या चीज़ में काम करता है? एलर्जिक फंक्शन में। इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या कर सकता है? अपरा को पार कर सकता है। क्या आपको क्लियर हो रहा है? जी हाँ, यही सब इसी तरीके से पढ़ना है, एकदम बेस्ट वे में। हमको मतलब हम लोग का अनुभव है ना, अनुभव के हिसाब से हम लोग बता पाते हैं कि क्या आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपका एग्ज़ाम नहीं जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी से 1-2 क्वेश्चन बाहर जाते हैं। अब उस 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरे एनसीईआरटी को छोड़ के बाहर का पढ़ते रहिएगा तो नहीं। स्मार्ट स्टडी करना है, जिससे कि क्या हो? सिलेक्शन हो, समझे? और आप लोग बच्चे बहुत अच्छे हो, आप लोग मतलब क्लासेस अच्छे कर रहे हो, रेगुलर वॉच कर रहे हो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और बहुत अच्छा लग रहा है क्लास। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी एलर्जी के विरोध में सबसे अधिक निर्मित कौन सी एंटीबॉडी है? एक ही तरीके का क्वेश्चन हुआ, एंटीबॉडी से रिलेटेड। देख रही है कितना क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, और बीच बीच में मतलब थोड़ा सा बहुत अच्छा फील होता है मेरे को जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और इतना अच्छा रिस्पांस आता है, अच्छा कमेंट आता है। इससे और मन करता है कि और भी एनालाइज करूं। जहां तक 10 साल तो 15 साल के क्वेश्चन को भी मैं देखता हूं, और भी तरह तरह के AKTU के क्वेश्चंस को देखता हूं। जहां से अच्छा लगे क्वेश्चन, मैं खुद से क्वेश्चन नहीं बनाता। एक बच्चे ने कॉमेंट किया, सर आप तो क्वेश्चन छाप देते हो। सर मैं खुद से क्वेश्चन क्यों बनाऊँ? क्या मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ आपके एग्जाम में आएगा? नहीं, आपको तो मुझे वो पढ़ाना है ना जो आपके एग्जाम में आए, चाहे वो किसी भी बुक का हो, चाहे वो किसी भी सेट का हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये दिमाग ना लगाएं कि सर कहाँ से क्वेश्चन लाते हैं। आप लोग ये दिमाग लगाएं कि जो भी लाते हैं तो आपके लिए ही लाते हैं ना।
हमें क्या ज़रूरत थी कि 10 बुक को पढ़ने की सीधा, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ बस एक किताब है, वो है एनसीईआरटी। और मैं आपको भी बोलूँगा कि बस एक एनसीईआरटी की किताब को ही फॉलो कीजिए। और हाँ, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उसके लिए आप मेरे वीडियोस को देखिए। इससे क्या होगा, आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा। फिर आप एनसीईआरटी की किताब को पढ़ लीजिए, आप फुल ऑफ स्कोर कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा देर बीच में आपके लिए समय लिया ये बोलने के लिए, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे भटक रहे हैं। लेकिन आपको भटकना नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो कि ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग करते रहिए, बढ़िया सही डायरेक्शन में कीजिए, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एलर्जी के विरोध में सबसे अधिक निर्मित कौन सी एंटीबॉडी है? तो देखिए, एलर्जी में तो मैं बताया था ना, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। देखिए क्वेश्चन तो वही है, बस उसका भाषा अलग हो गया कि एलर्जी में सबसे पहले कौन आता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अब पूछ रहा है सबसे अधिक कौन सा होता था, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई ही। तो आपको इस तरीके से रेडी रहना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एकदम समझ के पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे संबंधित है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है? आप ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है आपको ये समझना है। देखिए, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक तो इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है जिससे कि आपको किसी भी बीमारी से बचाया जा सकता है। तो उसी तरीके का एक टाइप होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, वैसा इम्यूनिटी जो कि हमारे शरीर के ह्यूमर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से जनरेट हो। किससे हो? सर्कुलेटरी सिस्टम से जनरेट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। आपको इतना डिटेल में नहीं समझना है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, लेकिन हाँ आपको बस ध्यान में रहे इसलिए मैंने एक दो बार यूज किया वर्ड, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ह्यूमरल इम्यूनिटी किससे संबंधित है, तो बी सेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट से संबंधित है। तो क्या क्लियर हो रहा है ना, सब बढ़िया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हो गया। और आपको बता दें कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से पढ़ते रहिए। और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री भी चाहते हैं, आपको नोट्स बेसिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हैंड रिटेन नोट्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कोई वीडियोस अवेलेबल नहीं है। ये आपको कम टाइम में मतलब तैयारी के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है ताकि कम टाइम में आप लोग तैयारी कर सके। और कम टाइम में तैयारी करने का एकमात्र सोर्स होता है कि परफेक्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाए और वो आप पढ़ लें। तो उस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर पर ऐप है उदित फार्मेसी क्लासेज, वहाँ पर जाइए और उस क्या कहते हैं 299 रुपीज़ कोर्स का फ़ी है, आप उसमें जाकर के एनरोल होइए। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपसे बात हो जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी सुविधा हम लोग देते हैं और यहाँ पे कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। और आप लोग बोलते हैं केमिस्ट्री भी पढ़ा दीजिए सर, फिजिक्स भी पढ़ा दीजिए। मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ। मैं वही पढ़ाना चाहता हूँ जिसमें कि मुझे काफ़ी नॉलेज हो और मैं काफ़ी हाई लेवल तक का जानता हूँ। ठीक है, और केमिस्ट्री वगैरह मेरा उतना कोई खास अच्छा नहीं है, वैसे मैं देखूंगा अगर वैसा ज़रूरत होगा, लेकिन मेरा पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी और यही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, तो इसको आप टंच करके रखिए, फिर हम लोग सोचेंगे। ठीक है, आपके लिए नए केमिस्ट्री के टीचर को खोजा जा रहा है, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी एजुकेटर को लाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।